अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए इकोसिस्टम बनाने की ओर आगे हम बढ़ रहे हैं, हम चाहते हैं कि ई व्हीकल यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो माहौल है वो बढ़ाएं ताकि उनका उत्पादन और चार्जिंग करने की जो सुविधाएं वो बेहतर हो सके। ई बसेस की ज्यादा से ज्यादा सुविधा हो, इसको हम सार्वजनिक परिवहन से जोड़ना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि इसके लिए पेमेंट सिक्योरिटी हो। For promoting green growth, हम चाहते हैं कि हर एक तरीके से विकास करें और इसके लिए हमने बायो मैन्युफैक्चरिंग और बायो फाउंड्री की स्थापना करेंगे और इसके जरिए जो पर्यावरण की हित में जो कदम है वो हम उठा सकेंगे। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर की स्थापना हो सकेगी जो कि जैविक तरीके से खुद ब खुद नष्ट हो जाएगा और बायोप्लास्टिक और इससे जुड़े हुए दूसरे उत्पाद बन सकेंगे। ये जो योजना है इससे निश्चित तौर पर आज के दौर में जो लोग उत्पादों का इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें क्रांतिकारी बदलाव आएगा, बिल्कुल ही नए नियम आ जाएंगे। हम ब्लू अर्थव्यवस्था 2.0 की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हम एक स्कीम लाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो तटीय क्षेत्र हैं वो तरक्की करें। हमारे जो समंदर से जुड़े हुए लोग हैं उनको फायदा हो, इसके लिए एक स्कीम लॉन्च की जाएगी। जो भी पर्यटन केंद्र हैं उनका विस्तृत विकास हो सके, ये सुनिश्चित करेंगे। G20 का की हमने अध्यक्षता बहुत सही तरीके से की और इसकी 60 जगह यहां पर अध्यक्षता की गई और इससे जो विविधता थी ये पूरी दुनिया के सामने भारत की विविधता आई और भारत के जो आकर्षक क्षेत्र हैं वो दुनिया की नजर में आए और इससे पर्यटन को फायदा होगा। हमारा जो मध्यम वर्ग है और हमारा जो मिडिल क्लास है, हमारा जो मध्यम वर्ग है वो खूब घूमना चाहता है और हम जो इसके साथ साथ धार्मिक पर्यटन को भी जोड़ना चाहते हैं क्योंकि इसमें बहुत ही विकास की संभावनाएं हैं जिससे स्थानीय स्तर पर उद्यमों को फायदा मिलेगा। जो राज्य हैं उनको हम प्रोत्साहित करेंगे। हम चाहते हैं कि जो राज्य हैं उनके पास जो आकर्षक पर्यटन केंद्र हैं उनकी वैश्विक स्तर पर ब्रांडिंग की जाए। हम इसके लिए एक रूपरेखा तैयार करेंगे। हम चाहेंगे कि जो उच्च गुणवत्ता वाले जो सेवाएं हैं वो लोगों को उपलब्ध कराई जा सके। पर्यटन के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं और ऐसे में उन्हें दीर्घकालिक जो कर्ज है वो भी हम उपलब्ध कराना चाहते हैं जो भी पर्यटन के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं। और हम अगर अपने घरेलू पर्यटन की बात की जाए तो माननीय स्पीकर महोदय, हम बताना चाहेंगे कि जो हमारे बंदरगाह हैं उनके साथ संपर्क बढ़ाना चाहते हैं और साथ ही साथ जो हमारा पर्यटन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आधारभूत ढांचा है उसको बढ़ाना चाहते हैं। इसमें हम लक्षद्वीप जो हमारे तटीय क्षेत्र हैं जैसे लक्षद्वीप उनको भी हम जोड़ना चाहते हैं। इससे हमें रोजगार के मौके बढ़ाने में भी मदद मिलेगी, हम निवेश भी बढ़ाने में हमें फायदा मिलेगा। अगर हम FDI की बात की जाए इसमें बड़े पैमाने पर बढ़ा है और एक स्वर्णिम क्षेत्र शुरू हुआ है FDI में और 2005 से 14 तक में ये उतना अच्छा नहीं था लेकिन हम इसको और आगे बढ़ाना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि जो द्विपक्षीय समझौते हैं हमारे विदेशी सहयोगियों के साथ, हम ये चाहते हैं कि FDI का मतलब फॉरेन डेवलपमेंट ही नहीं, फर्स्ट डेवलपमेंट इंडिया भी है। हम चाहते हैं कि विकसित भारत के लिए राज्यों में भी सुधार किया जाए। हम ये चाहते हैं कि कई कदम उठाए जाएं राज्यों में ताकि जो हमारी सोच है विकसित भारत की उसको सही तरीके से अमल में लाया जा सके। 75,000 करोड़ रुपए का हम आवंटन करेंगे। 50 साल का ऋण मुक्त कर्ज होगा ताकि जो उन चुनौतियों को हासिल करना चाहते हैं, जो भी राज्य सरकारें इसमें आगे बढ़ना चाहती हैं उनको हम ये फायदा देंगे। अगर सामाजिक बदलाव की बात करें तो हम एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन करेंगे ताकि जो चुनौतियां हमारे सामने आ रही हैं, जो तेजी से बढ़ती आबादी की जो चुनौतियां हैं और जो जनसांख्यिकी बदलाव हो रहा है यानी डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, उसको निपटने के लिए कमेटी बनाएंगे। हमारी जो कमेटी है वो व्यापक तरीके से इन चुनौतियों का सामना कर पाएगी ताकि हम विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल कर सकें। अमृतकाल को कर्तव्य काल के तौर पर हमारी सरकार इस बात को लेकर समर्पित है कि अर्थव्यवस्था आगे बढ़े, तेजी से विकास हो और साथ ही साथ जो लोगों के लिए अपनी संभावनाओं को अच्छे तरीके से अमल में ला सकें, उनका इस्तेमाल कर सकें, उनकी आकांक्षाओं को पूरा कर सकें। हमारे
देश के गणतंत्र के 75वें साल में हमने ये प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम राष्ट्रीय विकास के लिए समर्पित हैं। हम चाहते हैं कि लोग नई आकांक्षाएं करें, नए लक्ष्य हासिल करें और भारत आगे नई चुनौतियों के लिए तैयार है और ये हमारा कर्तव्य काल भी है। Every challenge of the pre-2014 2014 से पहले जितनी भी चुनौतियां थी उनको हमने पार पा लिया है। हमने आर्थिक प्रबंधन बेहतर किया है और हमने बेहतर शासन दिया है। हम एक टिकाऊ आर्थिक वृद्धि की दर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और इसके लिए हमने सही नीतियां अपनाई हैं, हमारी नीयत सही है और हमने सही कदम उठाए हैं। हमने जुलाई 2024 के जो फुल बजट में हम पेश करेंगे उस वक्त हम एक विस्तृत रोड मैप प्रस्तुत करेंगे विकसित भारत के लिए। Revised its estimates. और संशोधित जो एस्टिमेट है 2023-24 का जो रिवाइज्ड एस्टिमेट है, कुल प्राप्ति जो कि कर्ज के अलग है वो 27.65 लाख करोड़ है। इसमें से टैक्स प्राप्तियां 23.24 लाख करोड़ रुपए है। और संशोधित एस्टिमेट की अगर बात की जाए 44.90 लाख करोड़ रुपए खर्च है संशोधित। और जो रेवेन्यू रिसीट है वो 30.03 लाख करोड़ रुपए है और बजट का जो अनुमान था उससे ये ज्यादा है और ये दिखाता है कि हमारा मजबूत विकास दर आगे बरकरार रहेगी। और राजकोषीय घाटे की अगर बात की जाए तो ये 5.8 है अर्थव्यवस्था का। बजट एस्टिमेट नॉटविथस्टैंडिंग मॉडरेशन in the nominal growth estimates. Budget एस्टिमेट अगर बात की जाए 2024-25 के बजट की अगर बात की जाए तो 2024-25 में कुल प्राप्ति जो कि रहने का अनुमान है वो 30.80 लाख करोड़ रुपए हो सकती है और 46.77 लाख करोड़ रुपए हो सकती है। और टैक्स से प्राप्ति जो है वो 26.07 लाख करोड़ रहने का अनुमान है। हम जो पूंजीगत व्यय के लिए जो राज्य के लिए स्कीम हमने शुरू की थी वो 1.3 लाख करोड़ रुपए के आवंटन के साथ जारी रहेगी। हम जो वित्तीय मजबूती की ओर हम आगे बढ़ते रहेंगे, जैसा कि हमने 2021-22 में ऐलान किया था। हम चाहते हैं कि जो राजकोषीय घाटा है उसको 4.5% से नीचे 2025-26 तक ले आएं। जो राजकोषीय घाटा 2024-25 में जो रहने का अनुमान है वो 5.1% रह सकता है जीडीपी का, सकल घरेलू उत्पाद का 5.1% रह सकता है। The gross and net market borrowings अगर सकल कर्ज की बात की जाए तो 24-25 में उसका अनुमान है वो 14.13 लाख करोड़ हो सकता है rupees and 11.75 lakh crore respectively. Both will be इन दोनों को 2023-24 में जितना था ये उससे कम होगा। और अगर जब निजी निवेश बहुत तेजी से बढ़ रहा है और केंद्र सरकार कम कर्ज ले रही है और इससे जो निजी क्षेत्र हैं उनको बड़े पैमाने पर कर्ज उपलब्ध कराया जाएगा। वोट एंड अकाउंट यानी अंतरिम बजट की अगर हम बात करें तो हम संसद की अनुमति चाहते हैं। हम 2024-25 के एक हिस्से के लिए हम वोट एंड अकाउंट चाहते हैं। हम दूसरे खंड की ओर आगे बढ़ते हैं। माननीय स्पीकर महोदय, पिछले 10 साल में डायरेक्ट टैक्स की जो राशि है वो बहुत तेजी से बढ़ी है और टैक्स रिटर्न भरने वालों की संख्या 2.4 गुना बढ़ी है। और मैं ये सुनिश्चित करना चाहती हूँ कि हमारे जो टैक्स दाता हैं उनके पैसों का इस्तेमाल सही तरीके से देश के विकास में किया जा रहा है और अपने लोगों की भलाई के लिए टैक्स पेयर के रकम का इस्तेमाल किया जा रहा है। हम जो टैक्स देने वाले लोग हैं हम उनकी तारीफ करना चाहते हैं। हमने टैक्स दरों को हमने तर्कसंगत बनाया है। नए टैक्स स्कीम के तहत जिनकी 7 लाख करोड़ तक जिनकी इनकम है
उनको टैक्स नहीं देना होगा। rupees in the financial year 2013-14. 2013-14 में ये बहुत कम था for retail businesses और was जो increased from 2 crores खुदरा to 3 crores. व्यापार हैं उनके लिए Similarly, the threshold भी काफी फायदा हुआ है। eligible जो for सीमा है taxation वो हमने was बढ़ाया है increased और from टैक्सेशन 50 की lakh सीमा को भी हमने rupees to बढ़ाया है। 75 lakh rupees. Also, corporate tax rate कॉर्पोरेट was टैक्स रेट decreased को भी from हमने 30% to 30% से 22% घटा करके 22% for existing किया। domestic companies जो हमारी and to मौजूदा 15% घरेलू कंपनियां हैं for certain और इसके new अलावा manufacturing जो नई companies. मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं उनको भी हमने 15% Honorable किया। Speaker, sir, in the माननीय last स्पीकर 5 years, महोदय our पिछले focus 5 has साल been में to हमारा जो taxpayer हमारी services. जो कोशिश थी The age old वो टैक्स पेयर्स को jurisdiction-based फायदा देने की थी, assessment system ताकि हम was उनके लिए जो असेसमेंट का सिस्टम with the है उसको introduction पूरी of तरह से बदलाव faceless किया जा सके। assessment and हमने appeal, फेसलेस thereby सिस्टम यानी imparting बिना किसी greater कॉन्टेक्ट के transparency टैक्सेशन हो सके and ये सुनिश्चित की जिससे पारदर्शिता बढ़ी है introduction और of इससे weighted जवाबदेही income बढ़ी tax है returns, और इसी वजह से a new जो इनकम form टैक्स रिटर्न की संख्या है वो बहुत बढ़ी है। and pre-filling of फॉर्म tax returns 26AS की have made हमने filing शुरुआत of की tax returns और टैक्स फाइलिंग simpler आसान की गई है and easier. और बहुत ही Average सरल बना दी गई processing है time of और जो returns टैक्स has been रिटर्न reduced प्रोसेस from करने का समय था 93 days वो 93 in the दिनों year से घटा करके 2013-14 जो कि 2013-14 में to a mere 93 दिन 10 था days वो अब सिर्फ this year, 10 दिन रह गया है thereby इस साल making और refunds इससे जो faster. टैक्स रिफंड है वो बहुत तेजी से हो पा रहे Indirect हैं। taxation. अगर हम अप्रत्यक्ष कर की बात By करें, unifying the इनडायरेक्ट highly कर की बात करें fragmented tax regime तो in India, अप्रत्यक्ष कर का जो GST पूरा has reduced ढांचा the था वो compliance बहुत ही burden बिखरा on हुआ था, trade हमने and उसको ठीक industry. किया है The और industry जीएसटी has से के जरिए ये चीजें benefits of बहुत ही GST. आसान हुई हैं और जो According to a उद्यम हैं, recent जो उद्योग survey हैं, उन्होंने इसको सराहा है conducted by a leading consulting firm, और एक बहुत ही शीर्ष कंसल्टिंग 94% फर्म ने of industry leaders ये view the ये transition पाया to है कि GST 94% as जो मार्केट largely लीडर्स हैं वो इसको सकारात्मक तरीके से देखते हैं According to 80% of the respondents, और इसमें जो it has led to 80% supply लोग chain जो optimization, इसमें जुड़े हुए थे as उन्होंने elimination of tax बताया कि arbitrage इससे and octroi टैक्स को लेकर has के जो resulted मुकदमेबाजी in थी वो कम disbanding हुई of है checkposts और at इसकी state वजह से and city चुनौतियां governments. घटी हैं और At the same time, बहुत कम समय में tax base of ये GST टैक्स की more than समस्याएं doubled, निपट जा रही and हैं the average monthly gross GST collection और जीएसटी has कलेक्शन almost बहुत तेजी से doubled बढ़ा है और to लगभग 1.66 लाख करोड़ रुपए बढ़ गया है this year. इस साल की अगर हम बात करें States too have benefited. राज्यों को भी फायदा हुआ है States SGST revenue, स्टेट्स की अगर including एसजीएसटी की बात की जाए, राज्य compensation जीएसटी की released बात to की जाए, states in the post GST period of जीएसटी के 2017-18 2017-18 में ये लाया गया था और उसके बाद 2022-23 has तक अगर हम achieved a बात करें buoyancy of 1.22. In contrast, तो the tax 1.22 buoyancy गुना of बढ़ा state है revenues और जो राज्यों का from रेवेन्यू है, subsumed राज्यों की जो taxes आय in the है pre-GST four-year वो भी period of 2012-13 जीएसटी से to पहले का जो दौर था 2015-16 उसके was a मुकाबले ये mere बढ़ा है 0.72. The biggest beneficiaries are और consumer, इसका सीधा सीधा consumers, फायदा as जो कि reduction in उपभोक्ता है logistic उनको हो cost रहा है क्योंकि and कहीं ना कहीं taxes have brought लागत down घटी है, prices लॉजिस्टिक का of most खर्च घटा है goods और and services. इससे जो We have taken a अधिकतर number of टैक्स हैं वो steps in घटे customs हैं। to facilitate international trade. हम चाहते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है As a वो result, सरल हो the import और इसके लिए जो release कदम उठाया था, declined by जो आयात का जो 47% to समय था, 71 रिलीज समय था, hours वो घटा है, at inland 71 container घंटों में ही हो जा रहा है। by समुद्री अगर 28% तरीके से to बात की जाए 44 hours at air cargo complexes और and जो by एयर कार्गो की जो 27% सुविधा है उसमें भी 44% की कमी आई है at seaports और over the last समंदर के 4 बंदरगाह में भी years since वहां से 2019, आयात में सुगमता हुई है, समय when कम the हुआ है। national time release studies were first acted. जब राष्ट्रीय टाइम रिलीज स्टडीज की शुरुआत की गई थी तब टैक्स को लेकर के As for tax proposals, टैक्स प्रपोजल्स की in अगर keeping बात with the करें convention, तो I हम do not propose to make any changes नियमों का पालन कर रहे हैं related to और हमने taxation टैक्सेशन में and कोई बदलाव propose नहीं to किया है retain और the हम same चाहते हैं tax कि rates जो for सेम टैक्स रेट है, जो पुराने direct टैक्स रेट है and वही indirect बहाल रहेंगे। taxes, हम परंपरा का including पालन कर रहे हैं import duties. और इंपोर्ट ड्यूटी यानी आयात शुल्क जो है वो भी वही बरकरार Certain रहेगा tax पहले की benefits तरह। to startups हालांकि कुछ and स्टार्टअप्स को जो है वो टैक्स investments बेनिफिट हम made देना by चाहते हैं, sovereign wealth or pension funds, जो as also सॉवरेन tax exemption पेंशन फंड्स on हैं certain income उनको हम कुछ of फायदा दे some रहे हैं, IFSC units कुछ IFSC are यूनिट्स को भी हम फायदा दे रहे हैं। expiring on 31/3/2024. कुछ जो हम छूट की To सीमा थी वो provide 2024 को खत्म हो रही in 31 मार्च को, I उसको हम propose to आगे extend जारी रखना the चाहते हैं date और to इसलिए हम इस समय सीमा को बढ़ाकर 31/3/2025.
2025 कर रहे हैं, 31 मार्च 2025 तक उन स्टार्टअप्स को फायदा मिलता रहेगा। इसके अलावा सरकार की जो सोच है, हम चाहते हैं कि लोगों की